Okay friends, so let's move forward. Person not liable to registration. अब ये नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन वो है जिनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 23 लिस्ट्स द पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, thus the persons so listed will not be the taxable persons. taxable person वो होते हैं मतलब those who are liable to be registered और those who are already registered। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया है, या फिर जिन्होंने अंडर सेक्शन 24 जो भी है लिस्टेड ट्रांजैक्शन उनमें से किसी कैटेगरी में वो फॉल होते हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, कराने वाले हैं, तो वो क्या हुए, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। Persons engaged exclusively in the business of supplying goods or services not liable to be taxed, wholly exempt from tax। मतलब जो लोग exempt या wholly not liable to tax ऐसे goods सप्लाई करते हैं उनके लिए क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। 20 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, कितना भी टर्नओवर हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसे सप्लाईज कर रहे हैं जो एग्जेम्प्ट है तो आपके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मधुर ऑयल्स पंजाब इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, नॉन जीएसटी सप्लाई, गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी, thus Madhur Oil is not liable for registration as it is engaged exclusively in supplying goods only exempt from tax। Simple। Second कौन है, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land। ठीक है, खेती बाड़ी से जो भी लोग जो भी उपज होती है उसको बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या एग्जेम्प्ट होता है, और उस एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, टर्नओवर चाहे कितना भी हो। इफ एन एग्रीकल्चरिस्ट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई अदर देन द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, he shall be liable to registration based on the applicable threshold limit। मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो हो रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई और प्रोडक्ट्स बेचता है, कहीं से खरीद के बेच रहा है ना, कोई ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। यानी वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो किस में होना चाहिए एग्जेम्पशन के लिए, वो होना चाहिए सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड के बिजनेस में। इसके अलावा कोई और उसने कहीं से खरीद के कुछ बेचा है ना, कुछ ट्रेडिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो क्या होगा, प्रोसेसिंग किया है ना, तो क्या होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। फाइन, बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देश बंधु इज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन हिज फील्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन पंजाब। ही वॉज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ व्हीट cultivated in his field in the previous year, thus he was not liable to registration as he was exclusively engaged in supply of produce out of cultivation of land। ठीक है, in the current year, previous year में तो क्या था, वो केवल wheat produce करता था। ठीक है, current year में क्या है, he decides to start trading in rice apart from supplying his wheat produce। इस साल क्या कर रहा है, वो राइस में ट्रेड भी कर रहा है। तो his turnover in the current financial year is 32 lakh from supply of wheat and 9 lakh from trading of rice। Since he is engaged in trading of rice also, he is not covered under section 23। वो section 23 में covered नहीं है क्योंकि वो क्या कर रहा है, राइस की ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है। तो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल टू अ पर्सन exclusively engaged in supply of goods in the state of Punjab is 40 lakh। The aggregate turnover of Desh Bandhu in the current year is 41 lakh, which exceeds the threshold limit, thus he will be liable to registration। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। थर्ड देखते हैं। Persons making only reverse charge supplies, जो मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एग्जाम्पल दिया है ना, उसमें क्या करते हैं, मैं सर्विस ले रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, किससे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से,
तो टैक्स कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा। किसको पे करूंगा? गवर्नमेंट को पे करूंगा। जीटीए का कुछ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कुछ टैक्स से लेना देना है? नहीं है। तो कहा है कि जो लोग ऐसे सप्लाईज करते हैं जिन पे आरसीएम लगता है, तो उनको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे सप्लाई हुए? एग्जेम्प्ट सप्लाईज हुए है ना, क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स किसको पे करना है? रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को। हम सेक्शन 24 में एक एक्सेप्शन देखा था, उसमें भी ये लिखा हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मनी करंट ट्रांसपोर्टर्स इज अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी engaged exclusively in supplying GTA services liable to be taxed under reverse charge. Thus, it is exempt from registration as it is engaged exclusively in making supplies. Tax on which is liable to be paid on reverse charge basis. मनी करंट के लिए क्या है? रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, चाहे टर्नओवर कितना भी हो जाए। फर्दर, Money Current Transporters supplies said services to Divakar Manufacturing Private Limited, whose aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. Since Divakar Manufacturing has to pay tax on GTS services under reverse charge, it is required to obtain registration mandatorily irrespective of the turnover. ये किस में, ये केस किस में कवर होगा? सेक्शन 24 में। क्यों सेक्शन 24 में? किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? दिवाकर को। ठीक है, दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अंडर सेक्शन 24 क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। वो किस में फॉल होता है? सेक्शन 24 में। क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि वो ऐसी सप्लाई सर्विसेज ले रहा है जिसमें क्या है? रिवर्स चार्ज लगता है, और उसका टर्नओवर क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, इफ यू आर टेकिंग सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज टू बी पेड बाय यू ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो क्या है? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फाइन। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेक्शन 24 में एक एक्सेप्शन लिखा था। क्या लिखा था? कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कर रहे हैं अप टू 20 लाख, ठीक है, तो क्या है? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होता तो क्या होता? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है जब तक आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो जाता है। अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 24 में हमने जो एक्सेप्शंस देखे ना, वो एक्चुअली सेक्शन 24 का पार्ट नहीं है। जो लॉ लिखा है उसमें वो सेक्शन 23 का ही पार्ट है। ठीक है, सेक्शन 24 में मैंने आपको वो इंक्लूड करके दिए हैं ताकि आपको जब आप रिवाइज करें तब आपकी एक चीज दो बार रिवाइज होगी, सेक्शन आप रिलेट कर सके सेक्शन 24 को और 23 को। फाइन। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड इट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। कब कराना है? अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू उससे ज़्यादा जाता है तो। एग्जाम्पल देखते हैं। डोला एंड कंपनी लोकेटेड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। Its aggregate turnover is 10 lakh. Since it is engaged in interstate taxable supply of goods, it is required to register mandatorily under GST. ये किस में था? हमने पढ़ा था सेक्शन 24. However, in the above case, Dola and Company is engaged in interstate supply of services instead of goods. It will be eligible for exemption from registration till its aggregate turnover exceeds 20 लाख। सर्विसेज के केस में, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में क्या है? 20 लाख तक चलेगा। 20 से ऊपर जाएगा तो वही क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। गुड्स के केस में क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन करा देना है। फाइन। नेक्स्ट, पर्सन्स मतलब एनी पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। कोई भी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करता है तो क्या है? हमने पढ़ा था कि क्या होता है? आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाए तो ही क्या कराना है? आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या बोला है? अप टू 20 lakhs and 10 lakhs in case of special category states in a financial year. Persons including casual taxable person making interstate supply of notified handicraft goods
तो अप टू 20 लाख चलेगा, 20 लाख से ज़्यादा हुआ तो क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। अरीजा प्राइवेट लिमिटेड located in Madhya Pradesh is a supplier of taxable and notified handicraft goods. It supplies these goods in the neighboring states of उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, एमपी में। टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लायर है, सप्लाई करता है इन गुड्स को यूपी एंड उड़ीसा में। मतलब क्या हुआ, इंटरस्टेट। Its aggregate turnover in April is 15 lakh. Although Ariza Limited is engaged in making interstate supplies of taxable goods, it is not liable to obtain registration till the turnover exceeds 20 lakh. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? सिंपल है, यस। अब हम पढ़ेंगे where and by when to apply for registration। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ और कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है तो वी नो gst.gov.in जीएसटी पोर्टल पे। कब अप्लाई करना है तो उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, जिन पर्सन को अंडर सेक्शन 22 मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है, 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख विच एवर इज एप्लीकेबल, उससे ज़्यादा हो गई है, या फिर अंडर सेक्शन 24 वो जो लिस्ट थी उसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, तो क्या कराना है उसको, इन एवरी सच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन विच ही सो लायबल। मतलब वो जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन, वेयर मतलब कहाँ पे कराना है, किस स्टेट में कराना है, तो जिस स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जिस स्टेट में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे उसको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। कब कराना है, within 30 days from the date on which he becomes liable to registration। जिस दिन वो liable to registration हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर। अब liable to registration कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आज 1 Jan है, मेरा आज टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, तो आई एम नाउ liable to registration। ठीक है, आज 1 Feb है, मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा टर्नओवर है 5 लाख रुपए, तो क्या मैं लायबल टू रजिस्ट्रेशन हूं, नहीं हूं। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कौन सी सर्विसेज अवेल की है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से मैंने सर्विस ली है, या फिर मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अमेजॉन के थ्रू गुड्स बेचना चालू कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, मैं अंडर सेक्शन 24 फॉल हो गया, तो नाउ आई एम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो मैंने डेट बताई 1 Jan या 1 Feb, वहां से कितने 30 डेज में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको कितने दिन में करना है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमने पढ़ा था ना, इनको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, बिजनेस कमेंस करने से 5 दिन पहले एडवांस में लेना है, और इनको एडवांस टैक्स डिपॉजिट भी करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देखते हैं। Sugam Service is engaged in taxable supply of service in Delhi. Turnover of Sugam exceeded 20 lakh on 1 November। 1 नवंबर को क्या हुआ, उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया, सो इट इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय 1 December इन दिल्ली। 30 डेज के अंदर उसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ले लेना है। फाइन, ठीक है। और अगर 1 नवंबर को अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं, तो मुझे कब लेना है, 1 नवंबर से 5 दिन पहले, मतलब कब तक, 26 अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर तक ले लेना है। फाइन, किस केस में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में। नॉर्मल केस में जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हुआ उसके 30 दिन के अंदर। फाइन, या फिर जिस दिन आपने रिसीवर चार्ज की सर्विस रिसीव की, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना शुरू किया, या फिर किसी और कैटेगरी में फॉल हुए अंडर सेक्शन 24, तो जिस दिन फॉल हुए उस कैटेगरी में उससे 30 दिन के अंदर आपको क्या ले लेना है, रजिस्ट्रेशन ले लेना है। फाइन, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, ये तो हमने पढ़ लिया था कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पहले फ्रेंड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए पहले होता था सर्विस टैक्स।
अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था जीएसटी से पहले। तो जीएसटी में था सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑल इंडिया एक ही रजिस्ट्रेशन, और जिसकी पूरी इनकम किसके पास जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी, ठीक है। तो ये था जीएसटी से पहले। जीएसटी के केस में क्या स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। स्टेट वाइज क्यों है, हमने समझा था, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, हर स्टेट की लिए रेवेन्यू होना जरूरी है, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम वगैरह वगैरह मैंने आपको सब समझा दिया है, ठीक है। अब बिजनेस एंटिटी हैविंग ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स will have to take separate state wise registration for the branches in different states, ठीक है, simple. Further, within a state an entity with different branches within a state shall be granted single registration wherein it can declare one place as principal place and other places as additional place of business. ये भी हम पढ़ चुके हैं, principal place of business and additional place of business. However, separate registration for different places of business within a state may be granted. मतलब क्या ऑप्शन है, एक स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। सिंगल ले रहे हो तो क्या करना है, डिक्लेयर वन प्लेस विच इज योर हेड ऑफिस एज प्रिंसिपल प्लेस एंड अदर प्लेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। मीठालाल एंड सन्स, अ सप्लायर इन महाराष्ट्र, हैज 3 branches in Mumbai, Pune and Mahabaleshwar. Mumbai and Pune branches are engaged in supply of garments and Mahabaleshwar branch engaged in supply of shoes. Either it can obtain single registration for Maharashtra declaring one of the branch as principal place of business, let's say Mumbai, and other 2 branches of Pune and Mahabaleshwar as additional place of business. ऐसा भी कर सकता है, या फिर or it can operate separate registration for each of the 3 branches in Mumbai. Fine. Pune and Mahabaleshwar as separate place of businesses. Okay, yes. In case Meethalal and Son opts to have separate registration for its all the 3 branches, separate registration अगर लेता है सभी 3 branches के लिए, and Mumbai branch sends some garments for sale to Pune branch, अगर मुंबई वाला ब्रांच जिसका अलग रजिस्ट्रेशन है गुड्स किसको बेच रहा है, पुणे वाले ब्रांच को जिसका अलग रजिस्ट्रेशन है, तो मुंबई ब्रांच मस्ट रेज अ टैक्स इनवॉइस एंड पे टैक्स ऑन सच ट्रांसफर ऑफ गारमेंट्स टू पुणे ब्रांच। बोला था ना, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, मेरे ही 2 रजिस्ट्रेशंस अलग अलग प्लेस पे, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और एक मेरा रजिस्ट्रेशन अगर मेरे दूसरे रजिस्ट्रेशन को सप्लाई करता है तो क्या बोलेंगे उसको, टैक्सेबल सप्लाई। फाइन, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो दोनों पॉइंट्स है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले, इसको आप पेंडिंग कर दीजिए, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। ये आपके दोनों पॉइंट्स चैप्टर 3 में रिपीट होंगे, और ये कंसेप्ट भी डिटेल में, कॉम्पोजिशन स्कीम का जो कंसेप्ट है वो भी आपका चैप्टर 3 में डिटेल में आएगा। फाइन। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड is required to obtain more than one registration whether in one state or union territory, or more than one state or union territory shall in respect of each registration be treated as distinct person। क्या बोला है, अगर आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन और दूसरे रजिस्ट्रेशन या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, ईच विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब सबको क्या माना जाएगा, अलग अलग पर्सन माना जाएगा, भले ही वो सारे क्या है, आपके ही बिजनेस हैं, आपके ही पैन बेस्ड रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन उनको क्या माना जाएगा, अलग अलग पर्सन्स माना जाएगा। और क्या होगा, उससे टैक्सेबल सप्लाई होगा अगर एक रजिस्ट्रेशन दूसरे रजिस्ट्रेशन को सप्लाई करता है तो। फाइन, ठीक है।